हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी बेहतर चल रही होगी। एग्ज़ाम अब आपके करीब हैं और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही हो और अपने आप को अपडेट ना रखें करंट अफेयर से, ये हो नहीं सकता। तो हो नहीं सकता तो आपको अपडेट रहना होगा। भारत के नए सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए बनाए जा चुके हैं और उनका नाम हम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। काफ़ी समय से देखिए 2020 से लेके 2024 तक फाइनली रहे। आपके 8 अगस्त 2020 को अपॉइंट किए गए थे। कौन थे इसके पहले, क्या नाम था, याद है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो अब उनका स्थान लेंगे यहाँ पे नए सीएजी। तो इनके बारे में जानते हैं, प्रेजेंट में क्या है, ठीक है, नाम क्या है, इनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह जानेंगे। और उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी देखा जाए तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीएजी आपकी, अंडर आर्टिकल 148 में क्या क्या बातें की गई है, पावर्स क्या क्या होते हैं सीएजी की, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं इनका नाम क्या है जो भारत के नए सीएजी बने हैं, और उसके साथ साथ इनके पावर्स क्या होते हैं सीएजी वगैरह के, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो द नेम इज आपके सामने है के संजय मूर्ति सर। क्या नाम है इनका जो भारत के नए सीएजी बने हैं? के संजय मूर्ति। तो फाइनली किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड के संजय मूर्ति जो सीएजी हैं भारत के, अब इस पद पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लॉज 1 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार पूछा जाता, हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आपको पूरी तरीके से याद होगा। नो डाउट आपसे भी उम्मीद की जाती है कि ये सब तो बेसिक्स है। ठीक है, किस आर्टिकल में क्या है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, फिर उसके बाद आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किस आर्टिकल में सारी बातें की गई हैं, किस शेड्यूल्स में है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपसे तो काफ़ी उम्मीदें भी रहती है कि गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो फाइनली इनके नाम के साथ मुहर लगा दी गई है। और भारत के नए से जीआई अभी हाल में आपने देखा, वीडियो वगैरह पूरा बनाया था, तो अब ये भी एक आपके लिए अपडेट है। ठीक है, तो 8 अगस्त 2020 से देखिए, इसके पहले जो सीएजी साहब थे, क्या नाम था उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने कई सारे काम किए हैं, बहुत ही देश का नाम रोशन किया है। और देखिए, ये इससे पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर भी रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, और यहाँ पे सीएजी भी रह चुके हैं। तो काफ़ी बड़ी शख्सियत है। तो इनके बारे में हमने जाना, और साथ साथ यहाँ पे जानने की ज़रूरत होगी आपके जो नए सीएजी मूर्ति साहब। तो मूर्ति साहब हैं यहाँ पे 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, काफ़ी देखा जाए तो इनको भी काफ़ी नॉलेज है। पूरे भारत सरकार के अलग अलग पदों पे काम कर चुके हैं। मेनली देखा जाए तो आईआरएस की परीक्षा वगैरह पास किया जाता है। ठीक है, जो मेनली देखा जाए तो इस डिपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर है। तो ये और भी बेहतरीन पदों पे रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में ये सेक्रेटरी है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत में आती है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंटली इसी पे कार्यरत है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत में आती है। तो इस पद पे हैं यहाँ फिलहाल। और यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देखिए, एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मूर्ति विल बी द सीएजी। ठीक है, विद इफेक्ट्स फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स चार्ज इन हिज ऑफिस, जब से इनको पदभार दिया जाएगा। और कुछ इनके बारे में जानकारी हम और खंगालेंगे। बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में इतना डीप आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लिस्ट कौन कौन से रह चुके हैं अभी तक, ये भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो नए सीएजी साहब हैं वो रहने वाले हैं 2024 से आगे के समय तक। ठीक है, जब तक इनका होगा। फिर 2020 से लेकर 24 तक गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, इससे पहले मुर्मू से पहले। ठीक है, तो एक तरीका है आपको जानने का कि कितने लोग अभी तक रह चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट? वी नरहरि राव वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सीएजी सीजीआई में फर्क भी समझिएगा। कभी कभी मुंह से हम लोग निकालते हैं, जैसे मैं क्लास वगैरह ले रहा था तो मेरे मुंह से सीएजी निकला, तो बच्चे ने सीजीआई समझा। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर भी देखो नहीं है, सीएजी सीजीआई। ठीक है, पता नहीं चलता। तो ये आपके अभी तक रह चुके हैं इस पद पे। तो एक बार नाम वगैरह हम लोग देख लेंगे। विनोद राय काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व में से एक हैं ये। कई बड़े बड़े इन्होंने स्कैम्स उजागर किए हैं। तो सीएजी का मेन काम भी क्या होता है कि जो सरकारी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं,
सरकार का जितना भी खर्चा है, जितना पैसा आ रहा है, जितना जा रहा है, सबका हिसाब किताब चेक करना कि सही तरीके से पैसे खर्च हुए हैं या नहीं, सही तरीके से पैसा जो आया है वो सही जगह गया है नहीं, कि रास्ते में तो कहीं अटका है या कहीं से इधर से उधर कर दिया गया है। तो पूरा देख रेख, पूरा लेखा जोखा करते हैं, इसलिए तो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट ही है, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे देखा जाता है इनके द्वारा। तो विनोद राय जो थे काफी जाने माने इसलिए हुए इस पद पर कि इन्होंने कई सारे खुलासे, आपको याद होगा 2011 में जो स्कैम आया था, 2G स्कैम, फिर कॉमनवेल्थ स्कैम, अपने यहाँ पे 2010 में क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें बहुत बड़ा स्कैम इन्होंने 1,76,000 करोड़ करोड़ के घोटाले किए। कोयला स्कैम आपने सुना होगा। तो यही सब बड़े बड़े स्कैम थे, जिसकी वजह से देखिए अन्ना आंदोलन हुआ, बड़ा क्या कहते हैं इशू उठा दिया अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने, और कांग्रेस सरकार को ही गिरा दी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो यही बहुत बड़े, तो देखा जाए तो इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, तो सारे जो खर्चे होते हैं उनको देख रेख किया जाता है, और जो कमियां होती हैं वो बाहर आती हैं। तो अक्सर देखा जाए तो जब रिपोर्ट सौंपी जाती है ना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपते हैं ये, तो उसमें सारी बातें लिखी रहती, किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। तो अलग अलग, अभी देखिए फिलहाल 2-4 साल पहले NHI में कई सारी आपकी डिस्टर्बेंस पाई गई थी, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह में, तो उसको भी उजागर किया गया था। उसमें जो CGI थे, CAG थे, देखिए मैं भी CAG कहना चाहता हूँ, CGI मुंह से निकल जाता है। अब क्या है इनकी शक्तियां, क्या है CAG की, ये भी जानना काफी जरूरत है। तो ये सबसे पहली बात है, क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है ये CAG, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। हेड होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी, जो पूरा कार्य करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अकाउंट्स को ऑडिट करने की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो उसके हेड माने जाते हैं CAG। और किसमें इसके बारे में, इनके बारे में बात की गई है, आर्टिकल 148, 148 में बात की गई है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब आपको भी जानना काफी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या जानने वाले हैं CAG के बारे में। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू ऑडिट ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी जितने भी भारत सरकार के दायरे में जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में, राज्य सरकार के दायरे में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, सबको ऑडिट करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग रेलवे हो गया। रेलवे के कितने खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए, कितने पैसे आए, कितना रेल आपके किराया से आया, कितना फ्रेट से आया, ठीक है। रेलवे हमेशा रोता रहता है कि हमें पैसा नहीं है, नहीं, बाद में पता चलता है कि बहुत पैसे आए हैं, ठीक है। तो ये सब बताएगा। इंडियन पोस्ट, डिफेंस हो गया आपका, डिफेंस सेक्टर, ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और भी अदर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनका पूरा लेखा जोखा, ऑडिट वगैरह इसी के ही हाथों से किया जाता है। तो along with that, CAG is authorized to audit over, देख रहे हैं, 1500 पब्लिक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज, जो PSUs वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में होती है। लोकल बॉडीज जो हैं उनकी पूरी अथॉरिटी होती है, उनके पूरे खर्चों को, पूरे रेवेन्यू को देखना, जानना और सही जांच पड़ताल करके पता लगाना, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं, CAG ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू एग्जामिन ऑल ट्रांजेक्शन विद इन, गो थ्रू रिकॉर्ड्स एंड कॉल द एग्जीक्यूटिव फॉर क्वेश्चन। सरकार के जितने खर्चे हुए हैं, जितने पैसे आए हैं, उसको चेक करने का, एग्जामिन करने का पूरा अधिकार है। उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, जो अधिकारी होगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन वगैरह भी पूछने का अधिकार, अगर कुछ उसमें गड़बड़ियां पाया जाए तो नहीं कह सकते तुम कौन होते पूछने वाले, ठीक है। उनके पास पूरा अधिकार है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो खर्चे किए, कहाँ है लिस्ट, कहाँ कैसे किए, कैसे आया, सारी चीजें, ठीक, कैसे आया वो तो सारी चीजें फिक्स ही हैं, कहाँ से पैसा सरकार का रेवेन्यू का आता है, कौन अलॉट करता है, सब फिक्स है। लेकिन क्वेश्चन के दायरे में अगर ये आते हैं तो उनको CAG को पूरा अधिकार है पूछने का, ठीक है। फिर उसके बाद इनको देखिए, CAG को पूरा एम्पावर्ड, पूरा अधिकार प्राप्त दिया गया है अंडर आर्टिकल 149 के तहत। उसके साथ साथ द एक्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द डोमेन ऑफ द CAG, उसमें पूरा उनका किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, किस तरीके से अपने पदभार को आगे संभालेंगे, सारी बातें यहाँ पे दी गई है। CAG असिस्टेड बाय द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसकी अभी बात हुई, जिसके हेड हैं, ठीक है, तो यही पूरा इनको असिस्ट करता है,
ठीक है, जांच पड़ताल हर चीज करना पूरा इन्हीं के ही हाथ में, इसी डिपार्टमेंट के हाथ में है टू परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। द ऑफिस हैज अराउंड, देखिए कितने, वैसे थोड़ी ना वही सब अकेले करेंगे बैठ के, हर एक ऑफिस में जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए कितनी ऑफिस यहाँ पे, देखिए 1500 सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, कितने आप खुद ही समझ सकते हैं स्टेट और यूनियन लेवल पे कितने आपके ऑफिसेस हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर खुद ही अपने एक क्या कह सकते हैं बोर्ड ही है, ठीक है। पूरे देश में कितने जोन्स हैं, सबको जांच पड़ताल करना इतना आसान है? तो लंबी टीम होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 600 प्लस तो कम से कम टॉप ऑफिशियल आपके हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स 47,000 50,000 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं। तो आप कहोगे सर सब आईएएस आईएएस की परीक्षा ही पास करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। जो एसएससी की परीक्षा वगैरह होती है ना, तो इसमें भी जो अच्छे रैंक्स, अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं तो ऑडिटर वगैरह बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बड़ी परीक्षाएं, यूपीएससी वगैरह की जो परीक्षाएं देते हैं, तो वो आपके बड़े लेवल के ऑफिसर्स बनते हैं। तो ठीक है, तो उसका जैसे आप परीक्षा पास करोगे, जितना आप स्किल्ड होगे, उसी हिसाब से आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो ये जो पूरी टीम्स वगैरह होती है ना, सब आपके एसएससी वगैरह की परीक्षा पास करके बने हैं। टॉप ऑफिसियल्स जो हैं वो हायर परीक्षाएं दिए हैं, ठीक है। तो पूरी एक टीम होती है जो पूरा ऑडिट करती है, और एक तरीके से इसको गार्जियन भी बोला जाता है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। यानी जो सरकार के पास खजाना है, पैसा तो आपका ही है, टैक्स के फॉर्म में गया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स जैसे भी सरकार ने आपसे लिया है, तो आपके पैसे का सही यूज हो रहा है या नहीं, कि उड़ाया जा रहा है, सब अपने हिसाब से ही अपना प्राइवेट जेट खरीद लिए हुए हैं, ठीक है, कि पैसा कहीं और जा रहा है। तो आपके पैसे का सही लेखा जोखा यही करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। जो पब्लिक है, जो जनता है, तो उसी के पैसे हैं, तो उसके एक तरीके से रक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टैटिक में आपने कवर कर लिया, देखिए किस आर्टिकल में है, किस आपका जिम्मेदारी क्या क्या होती, पावर्स क्या क्या होता है, स्टैटिक हो गया, करंट में कौन बने हैं, ये हमने देख लिया। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा कंप्लीट टॉपिक खत्म हो गया। बाकी और भी थोड़ा इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे अच्छे तरीके से, जब आपको देखा जाए तो आपके लिए खुशी की बात है कि आने वाले समय में एक बड़ा सेशन भी लेने वाला हूं, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे, जिसमें और सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी अबाउट अदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे और ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी। फिलहाल इतना आपके लिए यहाँ पे ये काफ़ी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए आई क्वांटा के साथ, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।